Yes, student. Next, our topic is factor affecting the rate of reaction. कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को। तो सबसे पहले है हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब है कि कौन से रिएक्टेंट कैसे रिएक्शन देंगे। अब मान लो जैसे फर्स्ट रिएक्शन है आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की O2 के साथ करने पे NO2 बनती है, नाइट्रोजन गैस। और ये वाली रिएक्शन क्या आपकी फास्ट रिएक्शन है, जबकि आप ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब आप O2 की रिएक्शन करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि स्लो है। तो फास्ट और स्लो रिएक्शन यानी कि ये रिएक्टेंट पे डिपेंड है कि आपकी रिएक्शन कैसी होगी। तो फर्स्ट फैक्टर है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, मोर इज द कंसंट्रेशन, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कैसे करता है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, कितने बन रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे। तो ये किस पे डिपेंड करता है, आपका कंसंट्रेशन पे। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, जितने ज्यादा मोर इज द टेम्परेचर और फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि मूवमेंट टेम्परेचर से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल की वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को ही बढ़ाता है, तो इसलिए कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को इंक्रीज करता है। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं देखो जैसे अब वुड है, अगर उसकी स्मॉल पीसेस ले लो तो वो क्या आएगी, फटाफट जल जाएंगे एज कम्पेयर टू अगर आप लॉन्ग वुड ले लो तो छोटे छोटे पीसेस में उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण क्या, रिएक्शन फास्ट होगी। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ लाइट। कई रिएक्शन होती है जो डार्क में नहीं होती, लाइट की प्रेजेंस में होती है, जैसे H2 + Cl2 टू फॉर्म 2HCl। जो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती हैं उनको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। सो दीज ऑल आर फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। यस स्टूडेंट, अगर आप ग्राफ देखो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, तो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर आप ग्राफ बनाओगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती रहती है। और प्रोडक्ट की ये किसके लिए होगी, रिएक्टेंट के लिए। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती रहती है। तो अगर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है, लॉ ऑफ रेट लॉ पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या कहा कि कोई भी रिएक्शन है तो जो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन टर्म ऑफ ए और कंसंट्रेशन टर्म ऑफ बी रेज टू द पावर स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, अब आपको पढ़ना है रेट लॉ। रेट लॉ के लिए आपको पता है कोई भी रिएक्शन क्या होगी, जब कंसंट्रेशन के साथ हम उसके टाइम के साथ ग्राफ देखेंगे तो क्या होगा, हमें पता है कि टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है इंक्रीज और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसे होती है, डिक्रीज। ठीक है, तो अगर आपने रेट लॉ निकालना उसके लिए सबसे पहले आपको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या बताया था कि अगर कोई भी रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा है तो जो रेट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन टर्म ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन टर्म ऑफ बी और रेज टू द पावर स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे इसके लिए ए है और इसके लिए बी है, उसकी पावर रेज कर दिया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए हमने कोई ना कोई कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे के इज नोन एज रेट कांस्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट है बट, अब ये तो था मास सेक्शन में, जब हमने रेट लॉ निकालना है तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड, क्या देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो कंसंट्रेशन टर्म ऑफ ए और बी है वो ए, जैसे ये कंसंट्रेशन ए की है ये बी की, ये ए और बी कोफिशिएंट पे डिपेंड ना हो कि किसी अल्फा पे डिपेंड है और किसी बीटा पे डिपेंड है। और ये जो अल्फा बीटा होते हैं ये क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटली होते हैं, ये उसके स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होते, एक्सपेरिमेंटली फाउंड। तो इसीलिए हमने ये रेट लॉ है उसको लॉ ऑफ मास एक्शन से अलग कर लिया। तो ये इस रेट को हटा के हमने के लगाया, दिस इक्वेशन इज नोन एज रेट लॉ। ये इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ। तो इसमें हमने डिफरेंस पूछ सकते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन में और रेट लॉ में क्या डिफरेंस है। तो अगर लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखोगे तो जो रेट होगा वो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करेगा, और वहीं अगर आप रेट लॉ के लिए लिखोगे तो क्या आएगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अल्फा के ऊपर और बीटा के ऊपर।
क्लियर है? तो ये आपका है रेट लॉ और दिस इज इक्वेशन इज नोन एज रेट लॉ इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके बाद आपका टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द सम ऑफ एक्सपोनेंट पावर टू विच द मोलर कंसेंट्रेशन इन द रेट लॉ। सम होएगा जो भी आपकी मोलर कंसेंट्रेशन की पावर होगी आर रेस टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा रेट किसके इक्वल है? के, ए की कंसेंट्रेशन अल्फा और बी की कंसेंट्रेशन बीटा, ये थी रेट लॉ। उसके बाद अगर आप इसका ऑर्डर लिखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या होगा? जो उसकी पावर है कंसेंट्रेशन की, उन दोनों का क्या हो जाएगा? सम। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सम। तो अल्फा प्लस बीटा इसका ऑर्डर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये रेट लॉ की कोई इक्वेशन दी हुई है, आपको इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो ए का ऑर्डर क्या है? 1/2, लेकिन इसने पूछा क्या हमें? ओवरऑल। और बी का क्या है ऑर्डर? 1/2। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इसके केस में ए की कंसेंट्रेशन, ए का ऑर्डर कितना है? 3/2, बी का कितना है? -1। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा इस केस में? 3/2 -1 इज इक्वल टू 3 - 2/2 इज इक्वल टू 1/2।